नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातां पर। तो पिछली क्लासेज में हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम आज आगे राजस्थान का जो मेन राठौड़ वंश है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति है। दक्षिण में एक जाति है कौन सी? राष्ट्रकूट, जिससे राठौड़ शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो राठौड़ शब्द को ध्यान में रखना आपको, राष्ट्रकूट से। जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो ये माना जाता है राव सियाजी को राठौड़ राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इनको राठौड़ राजवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, इन्हीं को मूल पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाली के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। तो बाद में हमें बिट्ठू शिलालेख के अनुसार पता चलता है कि ये गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनके बाद में कौन थे? इनके पुत्र थे। पुत्र कौन थे इनके? आस्थान। आस्थान के लिए भी कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये राव चूड़ा जी ने बनाया था। ठीक है, मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। और इनके बारे में कहा जाता है कि राठौड़, जो मारवाड़ के राठौड़ है, उनके वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। दो क्वेश्चन बनते हैं। वास्तविक संस्थापक का नाम आए तो राव चूड़ा, और अगर ओवरऑल राठौड़ वंश की स्थापना का क्वेश्चन आए तो वो राव सियाजी हो जाएंगे। और इनके बारे में क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है? जो इंदा प्रत्यार थे ना, उनके द्वारा इनको चुंडा मंडोर में दहेज भी दिया गया था। चुंडा को मंडोर दहेज में दिया गया था। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो कब की थी? 1459 ईस्वी में राव जोधा जी ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। और जोधपुर को 1459 में कहें तो इससे पहले इन्होंने राजधानी बना लिया था, आसपास के क्षेत्र को यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। फिर उसके बाद में चिड़िया टूक पहाड़ी पर हमने दुर्गों में पढ़ा था कि मेहरानगढ़ को स्थापित किया था। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को अस्मत वाला शासक कहा है? तो अस्मत वाला शासक कहा है मालदेव जी को। तो उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि गंगा जी के ये बड़े पुत्र थे मालदेव, और इनके बारे में कहा जाता है कि अपने पिता को ये मार कर गद्दी के ऊपर बैठे थे। ठीक है, तो इनको मारवाड़ का पितरहंता भी कहा जाता है। किसको? मालदेव का। और मालदेव का आपको समय भी ध्यान में रखना है, 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। और क्या क्या कहा जाता है इनको? हिंदू बादशाह कहा जाता है, और 52 युद्धों का विजेता भी इन्हीं को कहा जाता है, और हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है, जो फरिश्ता के अनुसार इनको कहा जाता है, और महान पुरुषार्थी राजकुमार बदायूनी के अनुसार इनको कहा जाता है। तो ये कुछ अन्य उपाधियां हैं इनकी, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में साहिबा कहें या पाहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था और कौन से स्थान पर लड़ा गया था? अभी देखते हैं। तो बीकानेर में भी इन्हीं की शाखा राठौड़ वंश का संस्थापक बिक्का के द्वारा चला था राठौड़ वंश। उन्हीं के समय में आगे कौन आते हैं? राव जैतसी आते हैं, जिनको ये युद्ध में हराते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध होता है 1541 और 42 ईस्वी में, ये इसके लगभग इसका समय निकल कर आता है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। तो इसमें मालदेव के वीर सेना नायक कौन थे? वो हम नाम देखते हैं, जैता और कुंपा थे, जिनको मालदेव से ज़्यादा इस युद्ध के लिए याद रखा जाता है। इन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था इस युद्ध में। तो गिरी सुमेल युद्ध की थोड़ी हम बात करते हैं। 1544 को ये युद्ध होता है सामेल या जैतान नामक स्थान पर, जो पाली में है। और ये इनकी तरफ थे वीर सेना नायक जैता और कुंपा थे, और जो बीकानेर के राव कल्याणमल थे वो शेरशाह सूरी की सेना में थे। ठीक है, तो इसी युद्ध के बारे में जैसे शेरशाह सूरी ने कहा था, वो कथन आपको ध्यान भी होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भरे बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, तो वो गिरी सुमेल युद्ध के बारे में ही कहा था। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, तो वो मालदेव हैं। कुछ उपाधियां इनकी देख ली थी, 58 परगनों का स्वामी भी इनकी एक उपाधि ध्यान में रखना है। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ कर लिया था। दो राजपूत नेता हैं जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह के साथ में लड़े थे। तो ये अभी अभी हम देख के आए हैं, वीरमदेव और राव कल्याणमल थे जो शेरशाह सूरी की तरफ से लड़े थे।
राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? तो ये हम देखते हैं कि गिरी सुमेल युद्ध की ही बात कर रहे हैं, जिसमें राव मालदेव जो थे वो बिना युद्ध लड़े ही युद्ध क्षेत्र से चले गए थे और जत्ता और गुम्पा ने ये पूरा युद्ध लड़ा था। जैसे कि शेरशाह सूरी ने यहाँ पर थोड़ा दिमाग का खेल खेला था। उनके मालदेव के कैंप में कोई झूठा पत्र भेज दिया गया जिसमें लिखा गया कि जत्ता और कुंपा जो हैं वो मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को सौंप देंगे, तथा उनको अपने सेनापतियों पर विश्वास नहीं रहता है, लेकिन वह अपने विश्वास को जीतने के लिए दोनों यहाँ पर अपनी जी जान लगा देते हैं। ठीक है। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो विवाह किया था सलीम के साथ में। सलीम या इन्हीं को हम बोलते हैं जहांगीर। तो मोटा राजा कौन थे? मोटा राजा जो उदय सिंह थे उनको बोला जाता था। वो थोड़े ऐसे मोटे मोटे थे तो उनको मोटा राजा नाम दिया गया था। जैसे इनकी जगत गुसाई थी और इनका नाम क्या था? मानबाई या मानमती। मानमती, ठीक है। और मानबाई भी इन्हीं का नाम है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन हुई? तो मेन तो इतिहास में प्रसिद्ध हुई थी कौन? उमादे, जो मालदेव जी की पत्नी थी। और पुत्री किसकी थी? जैसलमेर के जो रावल लूणकरण जी थे ना, उनकी ये पुत्री थी। ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये उनसे रूठ गई थी और आजीवन तारागढ़ अजमेर में ही ये रही थी। ठीक है, ध्यान में रखना है रूठी रानी को, उमादे जी को। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है किसको? वो रावचंद्र सेन जी को ही माना जाता है। तो मालदेव की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उनके 3 पुत्र थे, राम, उदय सिंह और कौन थे? चंद्रसेन थे। ये 3 इनके पुत्र थे। तो ये महाराणा प्रताप से पहले ही संघर्ष कर रहे थे, अर्थात इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो या हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, इसलिए इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मेवाड़ के तो प्रताप हैं ही, प्रताप सिंह, लेकिन मारवाड़ का प्रताप है इन्हीं को कहा जाता है। या कहें तो प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक, उनको रास्ता दिखाने वाले। एक इनको क्या कहा जाता है? बुला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है। बुला बिसरा राजा भी ध्यान में रखना। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा कर लिया था? तो ये हुसैन कुली खां द्वारा अधिकार कर लिया गया था 1564 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि जो चंद्रसेन के एक सौतेले भाई थे, कौन थे? राम सिंह, वो अकबर के दरबार में चले गए थे उनसे सहायता मांगने के लिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पर हुसैन कुली खां को भेजकर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो वो किया था बहादुरजुन नामक स्थान पर। यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना, बहादुरजुन नामक स्थान पर उन्होंने सेना को संगठित किया था। और उसके बाद में जब बहादुरजुन में भी पार नहीं पड़ती है ना, क्योंकि अकबर की सेना उनका पीछा कर रही थे, तो वह उससे आगे कहाँ पर है? सिवाना में चले जाते हैं। 1574 में चंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसको भेजा था? तो ये बीकानेर के राय सिंह जी को भेजा था। ठीक है, क्योंकि लगातार वो अकबर से टक्कर ले रहे थे। जैसे हमने अभी देखा है कि बहादुरजुन से आगे सिवाना चले गए थे। सिवाना से और आगे देखें जैसे पीपलूद, काणुजा, इन स्थानों से भी उन्होंने अकबर के खिलाफ जारी रखा था। और राय सिंह के बाद में हम देखते हैं कि जलाल खान को भेजते हैं और शाहबाज खान को भी भेजते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रहे थे। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था? खालसा का मतलब है कि सीधा अकबर के अंडर में रहा था। तो वो कब रहा था? वो 1581 से 1583 के मध्य खालसा रहा था। तो ये हम देखते हैं कि चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में 3 साल खालसा रहता है। ठीक है, तो उसके बाद में उदय सिंह जी को यहाँ का शासक बना दिया जाता है, जो कि मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ध्यान में रखना, उदय सिंह प्रथम थे मारवाड़ से जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो ये सूर सिंह जी को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। इतना ही ध्यान में रखना आपको सूर सिंह के बारे में। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किनको दी थी? तो दलथंबन की उपाधि दी थी गज सिंह जी को। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? तो ये थे राज सिंह कुंपावत, क्योंकि जसवंत सिंह प्रथम जब बने थे ना शासक, तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। और इनके समय में मुगल शासक कौन था? अब आ जाता है शाहजहां का काल।
16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो ये युद्ध चल रहे हैं मुगलों के उत्तराधिकार को लेकर, क्योंकि हमको पता है या आपको नहीं पता, तो मैं बता दूं कि शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? दारा थे, शुजा थे, एक मुराद थे, और एक कौन थे? औरंगजेब थे। तो इनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर आपस में युद्ध चल रहे थे। तो ये बात हो रही है धर्मत के युद्ध की। धर्मत का युद्ध जो है शुजा और औरंगजेब के मध्य हुआ था, तो जसवंत सिंह ने शुजा की सहायता की थी। और इसके बाद में हम देखते हैं कि वो जब किले में आते हैं तो उनकी जो रानी थी जसवंत देव, उनके द्वारा किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है, और लकड़ी के पात्रों में उनको भोजन करवाया जाता है, क्योंकि वो युद्ध से हार कर आए थे। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके आपस में ही युद्ध चल रहे हैं मुगल सम्राटों के, क्योंकि अब उत्तराधिकार शाहजहां के बाद में कौन है, उनमें ये चलता था जो ज़्यादा ताकतवर है वही बनेगा। हमारे यहाँ तो ये होता था कि जो बड़ा बेटा होता था वह अगला शासक बनेगा, तथा अन्य को उस स्थान पर अलग अलग जैसे ठिकानों में सामंत बना दिया जाता था। तो अब जो सामूगढ़ का युद्ध है उसमें एक तरफ तो थे दारा, एक तरफ वही औरंगजेब। तो अधीनता स्वीकार कर ली थी उसके बाद में कौन? महाराजा जसवंत सिंह ने उनके। दोराई का युद्ध अब किनके मध्य लड़ा जाता है देखते हैं। औरंगजेब और दारा के मध्य। दारा कहें या इन्हीं को क्या कहा जाता था? दारा सिको, शॉर्ट में इनका नाम दारा था, ठीक है। ये दोराई का युद्ध हो गया। और एक जैसे एक युद्ध और आता है इनका, जो खजुआ का युद्ध होता है। खजुआ होता है औरंगजेब और शुजा के मध्य होता है, ठीक है। एक तरफ से तो औरंगजेब ही थे मेन रूप से, क्योंकि वही आगे जाके सिंहासन पर बैठे थे। ये आ गया खजुआ 1669 में। वो किसके साथ में वो बता दिया। अब औरंगजेब का साथ इस बार किसने दिया था? तो इस बार जसवंत सिंह ने उनका साथ दिया था। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? तो ये हम सभी को पता होना चाहिए कि अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए जी जान लगा दी थी। और जसवंत सिंह के बाद में 30 वर्षों तक उनका मुगलों के साथ में संघर्ष जारी रहता है। अब यहां पर भी हम देखते हैं कि जब जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में भी मारवाड़ को खालसा रख दिया था। कब? 1678 से लेकर 1707 तक, इतनी सदी तक, या कहें तो यहां पर ये सीधा मुगलों के अंडर में था। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो कान का कच्चा उन्होंने अजीत सिंह को कहा है, क्योंकि हम बाद में देखते हैं कि अजीत सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ को वहां से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में वो थोड़ा दिन मेवाड़ में रहते हैं और उसके बाद में फिर और आगे चले जाते हैं। और अंतिम समय उनका कहाँ गूंजता है? एमपी में उज्जैन नामक स्थान पर गूंजता है। और वहीं पर हम देखते हैं उनकी छतरी बनी हुई है छिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो ये अजीत सिंह की उन्होंने सहायता की थी। अब जैसे पहले मेवाड़ में पढ़ते हैं कि पन्ना दाई जो थी उन्होंने अपने पुत्र के स्थान पर शासक को बचाया था, तो उसी तरह यहाँ पर भी थी। गोरा दाई थी, उन्होंने अपने पुत्र की जान की बलि देकर अजीत सिंह को बचाया था। गोरा दाई को भी ध्यान में रखना है। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये हम देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में जोधपुर में आर्य समाज का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, या कहें तो स्थापना भी उसी समय हुई थी। गिंगोली का युद्ध अब किसके मध्य लड़ा जाता है? जब मेवाड़ के क्वेश्चन किए थे तो उनमें भी हमने पढ़ा था कि मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, उसको लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य विवाद था। तो गिंगोली का युद्ध ध्यान में रखना है, जयपुर और जोधपुर के मध्य विवाद था। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी की तो राजकुमारी थी, और उधर जयपुर की तरफ से जगत सिंह द्वितीय लड़ रहे थे और जोधपुर की तरफ से महाराजा मान सिंह जी राठौड़ लड़ रहे थे। 1858 की संधि के बाद में ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो वो महाराजा मान सिंह जी ने संन्यास ले लिया था कि अब ये राजपाट है, आप ही संभालिए। संधि हो गई तो आप अंग्रेजों के साथ में रहिए, मैं तो अब अपने संन्यास की तरफ चलता हूँ। क्योंकि ये नाथों के प्रभाव से ही वहाँ पर शासक बने थे, या कहें तो उस समय नाथों का प्रभाव अधिक था जोधपुर में। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? तो वो कौन थे? हनुवंत सिंह थे। तो ये हम जैसे एकीकरण पढ़ते हैं तो उस समय भी देखते हैं कि ये पाकिस्तान में
मोहम्मद जिन्ना से भी मिले थे तथा उनके साथ में मिलना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल के समझाने पर ये समझ गए थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय जोधपुर के राज्य का शासक को ध्यान में रखना है, महाराजा हनुवंत सिंह जी थे। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आंखों देखा वर्णन हमको मिलता है राजरूपक में, जो किसकी है? वीरबाण की है। ठीक है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो ये हम देखते हैं कि जो जोधा जी के पुत्र थे ना, राव दूधा जी, उनके द्वारा वहां से गमन करके मेड़ता नामक स्थान पर रहने के कारण वहां के जो राठौड़ थे वो मेड़तिया राठौड़ कहलाते थे। तो राव दूधा जी को ध्यान में रखना, मेड़तिया शाखा इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? अब हम जोधपुर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बाद में बीकानेर के राठौड़ों की तरफ बढ़ गए, क्योंकि वह भी मारवाड़ कहें या जोधपुर राठौड़ों की ही शाखा है जो बिक्का के द्वारा बसाया गया था। जब इससे पहले आपको जैसे खेजड़ली बलिदान याद रखना है, तो उसके समय महाराजा अभय सिंह जी थे। ठीक है, खेजड़ली कब होता है? 12 सितंबर 1730 को होता है। वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई द्वारा महान बलिदान दिया जाता है, तथा कुल मिलाकर देखें तो 363 लोग वहां पर शहीद हुए थे। और राजस्थान में मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी में, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो खेजड़ली बलिदान को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो कलयुग का कर्ण यहाँ किसको कहा जाता है? तो ये राव लूणकर्ण जी को कहा जाता है। इनकी दानशीलता के कारण इनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। जिस प्रकार से कर्ण को दानशील कहा जाता है, उस प्रकार से इनको भी कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और कहा किसके द्वारा जाता है? जो बिट्ठू सुजा का ग्रंथ है ना, राव जैत सिरो छंद कहें या जैत सिरो छंद उनका ग्रंथ है, उनके अनुसार इनको कहा जाता है। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये राव जैत सिरो छंद में इसकी हमको चर्चा मिलती है या इसका वर्णन मिलता है, और इसमें बताया गया है कि बीकानेर के जैतसी की विजय हुई थी। जैतसी की विजय हुई थी। किसने 1544 में बीकानेर का पुनः राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया था? तो ये शेरशाह द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उन्होंने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था, कहीं तो जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, तथा तो जो जोधपुर है वह तो खवास खां को सौंप दिया था, और वीरमदेव को क्या दे दिया था? मेड़ता दे दिया था, और बीकानेर कल्याणमल को सौंप दिया था। ठीक है, जो राव जैतसी के ही पुत्र थे कल्याणमल। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो ये ध्यान में रखना है, 1570 में किया गया था। और उस समय क्या किया था? शुक्र तालाब भी बनवाया था नागौर में। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जो जोधपुर दुर्ग है वो किसको सुपुर्द कर दिया था? तो वो बीकानेर के राय सिंह जी को सुपुर्द कर दिया था। ये बीकानेर के जो राय सिंह थे ना, उन पर बहुत अधिक वे विश्वास रखते थे, या कहें तो उनके सबसे विश्वसनीय सेनापति थे राय सिंह जी। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो ये हम नागौर दरबार में देखते हैं कि कल्याणमल के द्वारा अधीनता सर्वप्रथम बीकानेर की तरफ से स्वीकार की जाती है अधीनता। और इनके कौन कौन पुत्र थे? 2 पुत्र भी थे इनके। एक तो पृथ्वी सिंह थे, जिनको बाद में गागरोन का किला कहीं या जागीर दी गई थी, वेली कृष्ण रुक्मिणी री। और एक दूसरे पुत्र इनके कौन थे? राय सिंह जी थे। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवाओं में रहा? तो ये राय सिंह जी थे। राय सिंह जी को आपका समय भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट राजा है। 1574 से 1612 ईस्वी इनका समय था। राय सिंह के अब संदर्भ में कुछ कथन है, उनके बारे में हमको विचार करना है। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। जी बिल्कुल थी। राय सिंह ने जो शहजादे सलीम है उनके 1603 में मेवाड़ अभियान में भी भाग लिया था। तो इनमें हम देखते हैं कि दोनों कथन इसके बारे में सत्य हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में भेजा गया था? अभी अभी हम देख के आए कि चंद्रसेन जो है वह लगातार मुगलों के साथ में लोहा ले रहे थे और अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो मुगलों की सेना के साथ में बीकानेर के राय सिंह जी को ही भेजा गया था। एक बार फिर से ध्यान में रखना है। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो ये हम देखते हैं देवारी में, देखते हैं देवारी में दोनों को हरा दिया गया था।
देवारी में किनके द्वारा इनको हराया गया था? क्योंकि मेवाड़ से तो महाराणा राज सिंह थे और दोनों को यहाँ पर 1680 को देवारी जो उदयपुर में है ना, उस स्थान पर मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना को औरंगजेब के द्वारा हरा दिया जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये राय सिंह जी थे, जिनको बलूचिस्तान में भेजा गया था। किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा गया है? तो कलयुग का कर्ण हमने देखा था, लूणकर्ण जी को कहा गया था। अब जो राजपूताने कर्ण है वो कहा जाता है महाराजा राय सिंह जी को कहा जाता है। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद व नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? तो अब राय से आप पकड़ गए, ये अन्य दो उपाधियां भी ध्यान में रखना। शमशाबाद और नूरपुर की इनको जागीरें दी गई थी। किनको? महाराजा राय सिंह जी को। इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध होता है 1644 में। अब युद्ध किसके मध्य होता है? बीकानेर और नागौर की सेनाओं के मध्य होता है। ठीक है, मतीरे की राड़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, आप पढ़ लेना। यहाँ अगर मैं पूरा बताने लगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। शासक ध्यान में रखना, नागौर से थे अमर सिंह जी और उधर से बीकानेर से थे कर्ण सिंह जी। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि दी गई थी अनूप सिंह जी को। इतना ही ध्यान में रखना है। किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो वो रखा था भाऊ भट्ट ने। तो ये अनूप सिंह जी के दरबार में विद्वान थे, पंडित भाऊ भट्ट। इन्होंने इनके नाम से भी अनेक रचनाएं लिखी, जैसे अनूप संगीत विलास लिखी थी, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की थी, यह एक और इनकी अनुपा कुंज भी ध्यान में रखनी है। मेनली इसकी एक ध्यान में रखनी है, अनूप संगीत विलास को ध्यान में रखना है। अनूप संगीत विलास। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के शासक कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय महाराजा शार्दुल सिंह जी थे। 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता था, की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बीकानेर के शासक कौन? गंगा सिंह जी को वहाँ का प्रथम चांसलर बनाया गया था। और 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे। एकमात्र शासक थे राजस्थान से जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों का अब हमको कालक्रम देखना है। जो पढ़ के आए हैं या जो कुछ नहीं पढ़े हैं उनका भी इनके अनुसार हमें कालक्रम ध्यान में होना चाहिए। तो रावसिया सबसे पहले हम देखते हैं, उनके पुत्र थे राव आस्थान। उसी क्रम में आगे राव दुहड़ जी भी आते हैं और आगे राव रायपाल भी आते हैं। तो इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। तो 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा। मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे? अब जैसे इस क्वेश्चन को आप सीधा भी 17वीं शताब्दी से भी कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान पहले की शताब्दी से कहें 11वीं 12वीं शताब्दी में थे। बप्पा रावल उदयपुर में बहुत पहले हैं। राणा कुंभा जैसे 14वीं 15वीं शताब्दी में आते हैं। तो 17वीं शताब्दी में अमर सिंह राठौड़ जी थे। और वैसे भी इनको ध्यान में रखना, भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी ये भी थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बारे में कुछ कथन हैं जिनमें से हमको देखना कि कौन सा सत्य नहीं है। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी अभी हमने देखा बिल्कुल थे। 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और 1931 में भी होता है और 1932 में भी होता है, उनमें भी भाग लिया था। तो 2 सही हैं। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्राप्त हुए थे या प्रारंभ किए गए? नहीं, ये तो गज सिंह के समय में थे। यही हमारा गलत हो जाएगा। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की थी, अर्थात प्रजा को प्रतिनिधि के रूप में लेने की एक सभा की थी। तो ये हमने महत्वपूर्ण राठौड़ वंश के, जिसमें जोधपुर आता है और बीकानेर आता है, उनके हमने महत्वपूर्ण 60-70 क्वेश्चन की चर्चा की है।
तो 24 मिनट की क्लास कहें या 25 मिनट की हमारी ये क्लास हो गई है। इसके बाद में और जो राजस्थान के कुछ अन्य जैसलमेर या करौली, भरतपुर, अन्य राजवंश बसते हैं, उनके भी हम एक क्लास में टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे आपका कोई भी एग्जाम आए तो आप ये सारी वीडियो एक बार जरूर देख लेना। सभी में एमसीक्यूज करवाए गए हैं और राजस्थान में जितने भी राजवंश हैं उनसे संबंधित सभी एमसीक्यूज करवा दिए गए हैं। और अगर इस क्लास से पहले और अन्य क्लास भी आप देखते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और आने वाले एग्जाम में आपके जैसे पटवार आएगा, आगे ग्राम सेवक की भर्ती भी आएगी, तो उनमें ये सब आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो आज का हमारा ये सेशन इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।